आपका कार्यक्रम रूबरू में और मैं हूं विनीत श्रीवास्तव। हर बार की तरह इस बार फिर एक नई शख्सियत हमारे साथ है और ये शख्सियत वो शख्सियत है जिसके पास मध्य प्रदेश का पशुपालन विभाग है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग के संचालक डॉक्टर R.K. मैया जी। मैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये विषय को हमारे सामने रखा। डॉक्टर साहब, पशुपालन विभाग के संचालक आप बने हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है आपको संचालक बने हुए। क्या सोच के रखा हुआ है पशुपालन विभाग के लिए आपने? श्रीवास्तव जी, पशुपालन विभाग जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित है कि पशुओं के लिए हमें हमारी चिकित्सा सुविधाएं और हमारे जो पशुपालक हैं उनके लिए पशुपालन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी आर्थिक आमदनी कैसे बढ़े और वो अपने क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं और रहेंगे। मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में लगातार केंद्र में रहा है पशुपालन, वो चाहे गाय को लेकर हो, गोवंश को लेकर हो, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आपकी ये बात सही है कि पशुपालन विभाग हमेशा केंद्र में रहा है और जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश भी कृषि के मायने में काफ़ी महत्व रखता है। लगातार 5-6 वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड जो है प्रदेश को मिल रहे हैं और इस कृषि के साथ साथ पशुपालन अहम भूमिका निभाता है कृषकों की और पशुपालकों की आय बढ़ाने के मायने में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो है कि हम यही कोशिश करते हैं कि पशुपालन के माध्यम से, दुधारू पशुओं के माध्यम से या भेड़ बकरी के माध्यम से, मुर्गी पालन के माध्यम से हमारे किसानों की आय बढ़े और उनकी आर्थिक जो परेशानियां हैं वो दूर हों और वो अपनी प्रगति इस माध्यम से कर सके। इस परिप्रेक्ष्य में मैं इसको लेता हूं और इसके लिए प्रयास भी कर रहा हूं। आप पशुपालन विभाग से ही हैं? जी हाँ, पशुपालन विभाग से हूँ मैं और वर्ष 1988 जो बैच है हमारा पशु चिकित्सा सहायक संलग्न का VS का, उसमें मैंने जबलपुर वेटनरी कॉलेज से जो है डिग्री ली और निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में मैंने सेवाएं दी हैं। पहले राजनांदगांव ज़िले में रहा, उसके बाद बालाघाट ज़िले में सेवाएं दी, झाबुआ में उप संचालक रहा, हरदा में उप संचालक रहा और वर्ष 2009 से संयुक्त संचालक के रूप में डायरेक्टरेट में संचालनालय में कार्य किया और अभी 1 जुलाई से ही मैंने संचालक का पदभार ग्रहण किया है और उसके हमारे माननीय मंत्री जी हैं या हमारे जो भी हमारे प्रमुख अपर मुख्य सचिव हैं, उनके मार्गनिर्देशन में मैं निरंतर पशुपालन को, पशु चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हूँ। किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी आपको संचालक पद पे और ख़ास तौर पर उस समय जब एक पुराने अधिकारी जो है वो रिटायर होकर पहले अपने पद से चले गए और आप उस पद पर बैठे हैं। जी, अब ये संचालक का जो पद है ये पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पशुपालन विभाग में एक ही पद है। निश्चित रूप से जहाँ पर मैं पहले था, जिस पद पे था संचालनालय में ही संयुक्त संचालक, तो उस पद पे जिम्मेदारियाँ तो रहती हैं लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। लेकिन मेरा 12 वर्ष का इस संचालनालय का अनुभव है, जॉइंट डायरेक्टर के रूप में मैंने यहाँ काम किया है। तो मैंने यहाँ पर जो हमारे पूर्व संचालक महोदय थे डॉक्टर R.K. रोकड़े जी, उनके साथ में काम किया है और काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है। तो इस कारण मेरे को ऐसी कोई विशेष परेशानी इसमें नहीं है। निश्चित रूप से समय ज़्यादा देना पड़ता है और मैं दे रहा हूँ उसके लिए और बस इसीलिए प्रयासरत हूँ कि जो हमारा गोधन है, जो हमारा पशुधन है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी कैसे बना सकें। 52 जिलों को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? मध्य प्रदेश को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? पशुपालन को आगे बढ़ाने के लिए काम कैसे कर रहे हैं? ये क्या व्यवस्था है श्रीवास्तव जी कि यहाँ पर संचालक का पद है और हमारा जो अधिकारी है संभाग लेवल पे हमारे संयुक्त संचालक के सभी संभागों में पदस्थ हैं। जहाँ नहीं है वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को उनका प्रभार दिया गया है। ज़िले में हमारे उप संचालक पदस्थ हैं सभी ज़िलों में, पूरे 52 ज़िलों में और उनके नीचे हमारे पशु चिकित्सा सहायक संलग्न हैं जो कि 1671 पद हैं, लेकिन उसमें करीब 1455 पद भरे हुए हैं
और उनके ये ब्लॉक लेवल पे या तहसील ज़िले लेवल पे हैं। और इसके नीचे ग्रामीण लेवल पे हमारे सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारीगण कार्यरत हैं, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो संस्थाएं हैं उनके प्रभारी होते हैं और अपने एरिया को देखते हैं। तो ये तो एक मतलब है कि प्रवाह है कि यहाँ से जो निर्देश मिलते हैं हमको हमारे शासन से, तो वो हम उनके माध्यम से हमारे संयुक्त संचालक उप संचालक के माध्यम से नीचे तक पहुँचाते हैं। और वहाँ से फिर जो हमारे पास में हम जानकारी लेते हैं ज़िले से, संभाग से, और उस हिसाब से हम उसको कार्य रूप में परिणित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं जो भी काम है। मध्य प्रदेश में देखा गया है कि जब से खेती को अगर हम लोग एक आधार माने, तो खेती में नई तकनीकों के साथ गोवंश का जो है वो काम खेती में बहुत कम हो गया है। उसकी वजह से हुआ ये कि किसान जो बैल है, खास तौर पर गोवंश के जो सदस्य हैं उनको छोड़ देता है, वो रात को सड़कों के किनारे खड़े हो जाते हैं झुंड में। गोवंश के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका श्रीवास्तव जी। निश्चित रूप से आज के समय में हम देख रहे हैं कि जहाँ पहले हमारे नर जो गोवंश था, बैल थे, बछड़े थे, उनका काफ़ी महत्व हुआ करता था। महत्व आज भी कम नहीं है, लेकिन उस समय चूँकि खेती पे आधारित थी, हमारी जो खेती है इस पे आधारित थी, पशुधन पे, बैलों पे, इसलिए काफ़ी जब बछड़ा होता था तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रसन्नता होती थी। लेकिन आज जो मशीनरी युग में जो है एक समय की मांग भी कही है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा काम जल्दी हो, उसके कारण मशीनरी का ज़्यादा उपयोग होने लगा है। तो हमारे जो नर पशु हैं वो बैल या बछड़े हैं, उनका उतना उपयोग लोग करते नहीं हैं और उनको छोड़ देते हैं, सड़क पे छोड़ देते हैं। तो उसके लिए क्या है कि शासन के नॉलेज में, जानकारी में ये बात आई और शासन ने इसके लिए गौशालाओं का निर्माण किया, ताकि ये हमारा जो निराश्रित गौवंश है, गौवंश हमेशा उपयोगी होता है, अनुपयोगी कोई नहीं है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर पूर्व से ही ये व्यवस्था है कि गौशालाओं की संरचना की जाए, उनको बनाई जाए। तो पहले हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन्होंने करीब 627 गौशालाएं हमारे प्रदेश में बनाई हैं। और इसके अलावा जो विगत वर्षों में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत 1000 गौशालाएँ प्रदेश में जो है बनी है। और इनमें जो है कि जो गौवंश की यदि आज हम बात करें तो 1,73,000 गौवंश करीब हमारी जो NGO चला रहे हैं, गौशालाएँ स्वयंसेवी संस्थाएँ चला रही हैं, उनके पास है। और 73,000 गौवंश जो है हमारी ये मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना वाली गौशालाओं में है। तो उसके लिए यही व्यवस्था की गई है कि जो हमारा सड़क पर जो गौवंश घूम रहा है, जो छोड़ देते हैं लोग या फिर जो किन्हीं कारणों से रोड पे है, तो इसे गौवंश को उन गौशालाओं में भेजने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, ताकि वो रोड पे ना रहे और उनके गोबर और गौमूत्र से उनके जो बायो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं उनसे उन गौशालाओं की आर्थिक स्थिति सुधरे। इस संबंध में हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा माननीय हमारे मंत्री जी हैं प्रेम सिंह जी पटेल, उनके निर्देशन पर एक सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप अपने स्थानीय प्रशासन से, नगर पालिका या नगर निगम के सहयोग से जो हमारी गौशालाएं बनी हैं उनमें इन गौवंश को जो है आप भिजवाएं, चाहे वो बैल हो या फिर किन्हीं ने कोई हमारे गौ माताओं को छोड़ दिया है तो उनमें उसको भिजवाएं। गो कास्ट भी बना रहे हैं उन गौशालाओं में, गो कास्ट का भी हो रहा है। अभी फिनाइल गोनाइल जो है नाम से फिनाइल भी बन रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में सभी शासकीय कार्यालयों को निर्देश भी दिए हैं कि ये जो गोनाइल होती है, जो गौमूत्र से बनती है ना, गौ उत्पाद से बनती है, उसका सभी कार्यालयों में उपयोग किया जाए और वो किया भी जा रहा है। हमने देखा खास तौर पर जो आपने कांजी हाउस या हम लोग जहाँ गाय रख रहे हैं उसकी जो आप बात कर रहे हैं, इसके बजट को लेकर प्रश्न बहुत सारे उठाए जाते हैं कि पर्याप्त बजट नहीं दिया जाता या नीचे लेवल तक जो है वो बजट नहीं पहुंच पाता। आप किस शक्ति के साथ अब उससे निपटना चाहेंगे और क्या वाकई बजट जो है वो अपर्याप्त है? सरकार गौ संरक्षण को, गौ संवर्धन को काफ़ी महत्व दे रही है और जो भी बजट रहता है उसको समय पे सरकार के द्वारा दिया जाता है। कभी कभार ऐसी स्थिति, जैसा कि हम आज के समय में जान रहे हैं कि जो कोरोना काल था तो इसमें मतलब मनुष्यों के लिए
और जो अस्पतालों के लिए काफ़ी बजट की आवश्यकता पड़ी, तो इस समय बीच में ज़रूर कुछ कमी आई थी, लेकिन अभी जो है बजट सरकार के द्वारा मतलब जो दिया गया था हमको 24 करोड़ रुपए, हमने पिछले महीने ही जुलाई में गौशालाओं को दिया है। और गौशालाओं को जो हम बजट देते हैं उसका जो जिला यहाँ पर प्रदेश स्तर पर हमारा गौ संवर्धन बोर्ड है, उस गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से हम प्रत्येक ज़िले को, जहाँ पर कलेक्टर अध्यक्ष हैं गौ संवर्धन समिति के, और वहाँ हमारे उप संचालक सचिव हैं, तो बजट यहाँ से कलेक्टर को जाता है, और कलेक्टर जो है उस ज़िले में जितनी भी गौशालाएँ हैं उन गौशालाओं को मतलब एक बैठक करके, गौ संवर्धन समिति की बैठक करके, जहाँ जितना पशुधन है उसके हिसाब से उन गौशालाओं को बजट दिया जाता है। इन सारी चीज़ों के बीच में गो रक्षक जो हैं वो अपनी डिमांड रख रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं कि अब सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, विभाग हमारी तरफ ध्यान दे। जी। उनको लेकर क्या योजना है? जी, सरकार के द्वारा गौ संवर्धन को, गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, गौवंश को या जो भी हमारा पशुधन है उसको निश्चित समय पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसलिए एक योजना चलाई थी, गौ सेवक योजना। तो गौ सेवक योजना में हम लोग अभी करीब 20,000 गौ सेवकों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, और वो अपनी अपनी पंचायतों में काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ गौ सेवक, चूँकि ये प्राइवेट जॉब नहीं होता, एक स्वयं के व्यय पे ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें से कुछ गौ सेवकों की सास की सेवा लग गई या उनको ये काम पसंद नहीं आया तो दूसरा काम करने लगे, तो कुछ ऐसे चले गए हैं। लेकिन अभी भी 12-13 हज़ार गौ सेवक हमारे पास में डिपार्टमेंट में है। तो उनका हमारे यहाँ पर एक पंजीयन है, कौन कौन गौ सेवक हैं, कहाँ पर हैं, और अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी गौ पंचायतों में वो सेवा दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि निरंतर वो उसकी फ़ीस भी लेते हैं, सेवाएं देते हैं, चूँकि गांव के ही रहते हैं, और जो भी व्यक्ति के पास में जानवर बीमार होता है तो वो तत्काल उनको बुला के उनसे प्राथमिक उपचार करवाता है। यदि कोई बड़ी बीमारी है तो हमारे पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय में जो भी हमारे AVFO हैं, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी या पशु चिकित्सक हैं, उनको बुला के उनका सतत संपर्क रहता है, उसका इलाज कराते हैं। ये बात सही है कि निश्चित रूप से काफ़ी समय से गौ सेवकों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और हमको कुछ मानदेय दे है, या कुछ हमसे मतलब हमको औषधियाँ दे। तो उस संबंध में अभी जो है कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है, अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। जैसे ही ऊपर से कुछ निर्देश मिलते हैं तो उसमें गति आएगी। मानदेय के अलावा उनको कोई सुविधाएं मिलती हैं? नहीं, मानदेय भी नहीं मिलता उनको, तो अभी मानदेय भी नहीं मिलता, अभी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि स्वयं के व्यय पे जो है उनने प्रशिक्षण लिया गया है, तो उनका यही है कि वो उपचार कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, और वो मतलब जो नॉमिनल फीस है उनकी वो ले सकते हैं। अभी कोई मानदेय का या कोई सुविधाओं का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उनके लिए। सर, आपके विभाग के अंदर कौन कौन से पशु आते हैं? जी, ये एक बड़ा रोचक प्रश्न है, क्योंकि पशुपालन जो लोग करते हैं वो अब जैसे बिल्ली और कुत्ते को लेकर एक असमंजस्य है कि ये पशुपालन विभाग में ये दोनों जो जानवर हैं वो आते हैं कि नहीं। तो ऐसे मैं इसीलिए क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आपके विभाग के अंतर्गत, पशुपालन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पशुपालन के अंदर सभी प्रकार के पशु आते हैं, इलाज के हिसाब से सभी का हम इलाज करते हैं। मतलब ये कि शेर और हाथी से लेके और कुत्ता बिल्ली जो है, चिड़िया, सभी का इलाज करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि ये कुत्ते और बिल्ली के संबंध में बोला कि ये कुत्ते और बिल्ली भी पशुपालन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनको पशुधन के रूप में जो है लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि खासकर पशुधन के रूप में जो हमारे गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, है ना, जिनसे कुछ प्राप्त होता है वो मानते हैं।
है ना। लेकिन ये जो है कुत्ते और बिल्ली भी हमारे पशुपालन में आते हैं और हमारी सेवा करते हैं, और हमारे जो डॉक्टर हैं वो सभी का बराबर रूप से उपचार करते हैं, उनको सेवाएं देते हैं। ये बड़ा रोचक प्रश्न जी। है दरअसल। आज आपके इंटरव्यू से लेने से पहले जी जब मैं आज ऑनलाइन चेक कर रहा था पशुपालन का, तो उसमें एक क्वेश्चंस डला हुआ था, उसमें पूछा गया था जी जी कि कुत्ते और बिल्ली को पशुपालन के अंतर्गत, पशुधन के अंतर्गत क्यों नहीं लिया जाता, जबकि कुत्ते के पपीज जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनको सेल करने का आज लोग कई बिजनेस कर रहे हैं। जी तो जी कहीं ना कहीं वो भी पशुधन के अंतर्गत आ सकते हैं। जी। अब ये पुरानी एक सोच रही है कि नहीं, मतलब ये पशुधन नहीं है, लेकिन वास्तव में पशुधन तो उनको कहेंगे क्योंकि पशु है। और आज इतना ज़्यादा उस समय डॉग, कुत्ते का या बिल्ली का उतना ज़्यादा व्यापार पुराने समय में नहीं होता था, लेकिन आज तो लोग कई लोग उसी पे निर्भर भी हैं। और हमारे बड़े बड़े ज़िले हैं जैसे भोपाल है या इंदौर है, ग्वालियर है, यहाँ पे काफ़ी लोग, आज घरों में गाय नहीं कुत्ते मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो एक तो ये था। दूसरा ये क्वेश्चन भी मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहा हूँ कि जो इलाज पशुओं का होता है वो अस्पताल भी आपके विभाग के अंतर्गत आते हैं, उसका क्या मतलब है, प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जो पशुओं को लेकर लोग पहुंच सकते हैं वहाँ तक, बहुत और अच्छा, क्या क्या सुविधाएं हैं उनको? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। निश्चित रूप से मतलब ये प्रश्न हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए बहुत उपयोगी है और ज़रूरी भी है जानना कि पशु चिकित्सा के संबंध में जो है हमारे दो प्रक्रियाएं हैं, है ना। एक तो हमारे पशु चिकित्सालय स्थापित हैं, और दूसरा एक 1962 एक पशु संजीवनी योजना चल रही है। दोनों के हिसाब से, दोनों के माध्यम से हम लोग, हमारे जो डॉक्टर हैं वो इलाज करते हैं। हमारे प्रदेश में 1063 पशु चिकित्सालय हैं, जो कि जिला, तहसील, ब्लॉक लेवल पे या उनके बड़े एक जो गांव हैं उस लेवल पे हैं। इसके अलावा 1585 पशु औषधालय हैं, जहाँ पे हमारे सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पदस्थ हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसमें प्रक्रिया ये है कि उस पशु चिकित्सालय में हमारे डॉक्टर हैं और दूसरे स्टाफ है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना पशुधन को ले जाता है तो वो अपनी रसीद कटवाएंगे। एक पशु कल्याण समिति है हमारी बनी हुई है हर ज़िलों में, तो वो निर्धारित करती है उस ज़िले में कि किस पशु की कितनी पंजीयन शुल्क लेना है, या जो भी आप जांच करा रहे हैं कितनी। ये कलेक्टर के जो अध्यक्षता में जो समिति है ना, वो इसको डिसाइड करती है। तो उसमें डिसाइड हो गया कि पंजीयन शुल्क 5 रुपये लेना है, या किसी सैंपल की जांच के लिए 10 ले, तो वो वहाँ रसीद कटेगी। उसको कटने के बाद उसको डॉक्टर देखेगा क्या बीमारी है क्या नहीं है। उसके बाद जो है उसको अपने रजिस्टर में एंट्री करेंगे, उपचार लिखेंगे और उसका उपचार कराएंगे। है यदि दूसरी बात यह है कि जैसे कृत्रिम गर्भाधान की भी सुविधा होती है पशु चिकित्सालय में, कि जैसे कोई अपनी देसी गाय को ले गया और उस गाय को से जर्सी बच्चा पैदा करना चाहता है, एचएफ करना चाहता है, या अपने भारतीय नस्ल का जो है गिर शाहीवाल पैदा करना चाहता है, तो ये हमारे पास में स्टोर रहते हैं। हमारे पास उसका जो है सीमेन स्टोर रहता है। तो उसकी है ना, उसकी फ़ीस जमा करेगा और फिर उसका एक निश्चित समय रहता है गाय की, जब गाय हीट पे आती, बछड़े वगैरह पीछे लगते हैं उसके, तो उस पीरियड में जाके अस्पताल ले जाता है और वो कृत्रिम गर्भाधान करवाता है और इससे गाय फल जाती है। और उसके बाद में 9 महीने के बाद में, 9 महीने 9 दिन के बाद में उसको जो है बछड़ा होता है, कविंग होती है। तो ये पशु चिकित्सालय की व्यवस्था है और कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था है। दूसरा है 1962 पशु संजीवनी। तो इस 1962 पशु संजीवनी में हमारा एक कॉल सेंटर बना हुआ है, यहीं भोपाल स्तर, ये डायरेक्टरेट के पास में ही है, हमारे परिसर में ही है। तो कोई भी ग्राम का, इस पूरे प्रदेश में किसी भी ग्राम का व्यक्ति उस कॉल सेंटर में फ़ोन कर सकता है। 1962 जो 1962 नंबर दिया है, उस 1962 में फ़ोन करेगा और 1962 में फ़ोन आएगा तो यहाँ कॉल सेंटर में टीम बैठी है ना, करीब 35-40 लोगों की। और वो जो है कि उस क्षेत्र के, चाहे वो झाबुआ से आए या अलीराजपुर से आए या शिवपुर से आए या विंड मुरैना से आए, वो पूरे डॉक्टर वहाँ के और वहाँ के जो हमारे सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हैं, गांव वाइज मैपिंग है उनकी, सब चिन्हित है
तो एक कॉल सेंटर से उनको फ़ोन जाएगा और फिर वो व्यक्ति जाके उस व्यक्ति के यहाँ जाएगा जिसने फ़ोन किया है, उससे संपर्क करेगा और उस पशु का इलाज करेगा। 2 प्रकार की योजना है जिससे हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारे पशुपालकों को उनके बीमार पशुओं का इलाज मिले, उनके पशु स्वस्थ रहें और उनकी जो है आमदनी घटे ना, क्योंकि यदि दुधारू पशु यदि बीमार हो गया तो जितने दिन बीमार हो जाएगा उतने दिन उनके दूध का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। विभाग में स्टाफ, अस्पतालों में स्टाफ की पूर्ण रूप से पूर्ति है या कमी है? पूर्ण रूप से तो पूर्ति नहीं है श्रीवास्तव जी, कुछ तो कमी है। जैसे डॉक्टर्स के हमारे 1671 पद हैं और उसमें से 1455 भरे हुए हैं, तो ये तो काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हैं, उनके हमारे 5795 पद हैं, उसमें से 3100 पद भरे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी कमी है, लेकिन उस कमी को हम पूर्ति ऐसे करते हैं कि जो आसपास की जो संस्थाएं खाली हैं उन संस्थाओं का उनको प्रभार दे के और वहाँ पे भी हमारे पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। वैसे अभी हमने वो विज्ञापन निकाला था, हमारे पीईबी से हमारी सूची आ भी गई है। करीब 215 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, तो वो सूची हमारे पास आ गई है। उसमें से हम निकट भविष्य में जल्दी ही उनके पदों की पूर्ति करने की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कारण है कि आज का युवा जो है वो ह्यूमन मेडिकल में जाना ज़्यादा पसंद करता है और एनिमल मेडिकल लाइन में आना कम पसंद करता है? ये तो श्रीवास्तव जी एक व्यक्तिगत चॉइस की बात है। कुछ लोग प्रथम चॉइस अपनी वेटनरी भी रखते हैं एमबीबीएस के अलावा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लोग कम होते हैं, काफ़ी संख्या में कम होते हैं। और एक जो वेटनरी डॉक्टर का जो जॉब है वो बड़ा कठिन जॉब है। आपने देखा होगा कि मेडिकल लाइन में जो भी हमारे डॉक्टर रहते हैं वो अपने अस्पताल में बैठेंगे या क्लिनिक पे बैठेंगे और पेशेंट उनके पास आते हैं और वो वहाँ पे बैठे हैं, उपचार करते हैं। कहीं बाहर भी जाना पड़ता है कोई विशेष परिस्थिति में, लेकिन बहुत कम। लेकिन वेटनरी डॉक्टर का जॉब बड़ा कठिन है, और कठिन इस दृष्टि से है कि वेटनरी डॉक्टर को पेशेंट के पास जाना पड़ता है। यदि जानवर बीमार है ना, यदि छोटी मोटी बीमारी है, जैसे यदि उसको सर्दी है, खांसी है या खा पी नहीं रहा है, तो वो अस्पताल तक आ सकता है 5-7 किलोमीटर से। लेकिन यदि कहीं 20 किलोमीटर पे 25 किलोमीटर पे यदि जानवर वहाँ पर है तो उसका वहाँ पर बीमार पशु का आना मुश्किल है, तो वो डॉक्टर को वहाँ जाना पड़ता है और फिर वहाँ जाके वो इलाज करता है। और एक दिन में इलाज में तो ठीक होता नहीं है, 1-2 3 दिन भी जाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अब यदि पशु के पास में आप हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, तो जो है कि आपको गोबर भी लगेगा, मिट्टी भी लगेगी, कीचड़ भी लगेगा, है ना, तो वो वाली बात भी है। तो इसलिए क्या है कि लोग वेटनरी प्रोफेशन की तरफ जो है शायद ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते होंगे, जा नहीं पाते होंगे। सर, पशुपालन को लेकर आपका जो विभाग है वो काम कर रहा है जी, किस तरीके से पशुपालकों को आप अपग्रेड करते हैं कि आपको कौन सा पशु पालना चाहिए या किस किस्म का पशु आपको पालना चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है, उनकी जाति क्या होती है, इस पर कुछ अपग्रेडेशंस देते हैं आप लोग? जी, क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे हर ज़िले में हमारा स्टाफ है और ब्लॉक स्तर पर डॉक्टर है, ग्रामीण स्तर पर हमारे सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हैं, और समय समय पर इन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कैंप लगते हैं, है ना, और मीटिंग्स होती हैं। उन कैंपों में और उन मीटिंग्स में हमारे लोग जो है पशुधन के बारे में बताते हैं, जैसा कि एआई के बारे में भी बताते हैं कि कौन से पशु से एआई करना चाहिए, है ना, मतलब कौन सा आप पसंद करते हैं, उन्हीं की पसंद से, जैसे कि जो भी भारतीय नस्ल है या विदेशी नस्ल है, और उन नस्लों के बारे में बताते भी हैं कि मतलब जो हमारी गिर है या साहीवाल है, ये जो है हमारी अच्छी दुधारू नस्ल हैं, इनको मुर्रा भैंस है, ये नस्लें हमारी अच्छी हैं, इनको पालना चाहिए। और जो मैंने बताया कि जो हमारे 1962 में कॉल सेंटर है,
है, उस कॉल सेंटर के माध्यम से भी हमारे पशुपालक जानकारी लेते हैं। और हमारा जो वहाँ स्टाफ है तो वो भी हमारे डिप्लोमा किए हुए जो लोग हैं वो वहाँ पे कॉल सेंटर में हैं, तो वो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं और वो देते भी हैं। सर, विभाग की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि एक दूसरे डिपार्टमेंट का अधिकारी जो है वो ऊपर आके बैठकर ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकता है, या विभाग का ही अधिकारी जो है वो सारी चीज़ों को समझते हुए ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकता है, विभाग को चला सकता जी जी जी, क्या है श्रीवास्तव जी, ये पशुपालन बहुत ही टेक्निकल डिपार्टमेंट है। मतलब आप ये देखिए कि पशुपालन में जैसा कि मैंने बताया कि बड़े से बड़े पशु से लेके हाथी से लेके और बिल्ली तक का इलाज होता है, चिड़िया का विभिन्न प्रकार की चिड़ियाओं का इलाज होता है, और वो सभी प्रकार के इलाज करता है। वो आँख का भी इलाज करता है, वो उसके कान का भी इलाज करता है, और उसका गायनोकोलॉजिकल है भी जो है प्रॉब्लम है वो भी दूर करता है ना। अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में भी काम करता है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये गाय है या भैंस है या जितने भी पशु हैं, है ना, इनका भी एक पीरियड रहता है जिसमें कि उसको हम गर्भाधान करें, है ना, या फिर उसको जो है नेचुरल जो है उसको बुल उपलब्ध कराएं। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें जो है एक डिपार्टमेंटल अधिकारी ही समझ सकता है ना। जो नॉन टेक्निकल जो व्यक्ति हैं वो नहीं समझ सकते कि अब जैसे कि क्या है कि पशु में जो है हमारे यदि गाय लें भैंस लें, इनमें 4 स्टोमक होते हैं। तो ये तो वेटनरी से जो जिसने डिग्री ली है वही समझ सकता है, बाकी हमारे और आपके अंदर तो एक ही स्टोमक है ना। तो ये कई ऐसी टेक्निकल बातें हैं जो विभागीय अधिकारी अगर ऊपर पहुंचता है तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से विभाग में काम कर सकता है। जी सर, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी चल रही हैं और आप खास तौर पर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पशुपालन विभाग की ये योजनाओं का लाभ आपको जरूर लेना चाहिए? जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, पशुपालक भाइयों के लिए हमारे यहाँ पर सभी जो मुख्य पशु हैं उनके बारे में योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे दुधारू पशुओं के यदि हम बात करें तो आचार्य विद्यासागर योजना है हमारी दुधारू पशुओं के लिए, और इस योजना में हमारे जो भी पशुपालक हैं वो 5 पशु ले सकते हैं। ये जो योजना है, इस योजना में जो है कि 10 लाख तक की इकाई लागत होती है इसमें। और यदि हम अनुदान की बात करें, मार्जिन मनी, तो उसमें जो है कि 2 लाख है के करीब जो है अनुदान हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को मिलता है। और हमारे जो सामान्य वर्ग के भाई हैं या वो ओबीसी वर्ग से है उनको 1.5 लाख तक का अनुदान मिलता है। और इसके साथ ही 5% ब्याज अनुदान उनको 7 वर्ष तक मिलता है। अधिकतम जो है 25,000 रुपये प्रति वर्ष के अनुदान उनको मिलता है। तो ये तो गौसंवर्धन इसकी योजना है, दुधारू पशुओं की योजना है। इसके अलावा एक बकरी पालन की भी हमारी योजना है, जिसमें कि बैंक के ऋण पर बकरी प्रदाय की योजना है। 10 बकरी और 1 बकरा दिया जाता है, और ये 77,456 रुपये इसकी इकाई लागत है। SC ST के लोगों को 60% अनुदान है और सामान्य वर्ग के लिए 50% अनुदान है। तो ये भी एक छोटे जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, जिनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है, कि ज़मीन नहीं है, तो और या अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति है तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। मुर्गी पालन की भी हमारी योजना है। एक कड़कनाथ का नाम सुना होगा, झाबुआ का कड़कनाथ जो हमारा यहाँ पे है, तो वो भी हमारे ट्राइबल्स ज़िले में जो है उसको काफ़ी मांग है और हम लोग दे भी रहे हैं और दूसरे लोग भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है कि 4400 रुपये की योजना है, और इस योजना में 25% मतलब अंशदान की कुछ राशि है जो कृषक को देना पड़ती है, हमारे पशुपालक को 25% है इसमें। बकरी पालन में तो मैंने बताया इतना अनुदान है। इसके अलावा मुर्गी पालन की एक और योजना है जो बैकयार्ड योजना कहते हैं,
तो उसमें इन बैकयार्ड और कड़कनाथ दोनों में हमारे 28 दिन के 40 पक्षी दिए जाते हैं। और बैकयार्ड योजना में 2225 रुपये की ये योजना है। इसमें भी 25% राशि जमा करना पड़ती है, 75% का अनुदान रहता है। तो इस प्रकार से ये गाय भैंस के लिए, मुर्गी बकरी के लिए हमारी योजना से उसका उपयोग ले रहे हैं लोग, अच्छी तरह से ले रहे हैं। और जो आचार्य विद्यासागर योजना है वो तो काफ़ी लोकप्रिय है, तो ये उसका लाभ ले रहे हैं लोग। आपके विभाग की लैब भी हैं और कई जो है मिलावटखोर जो हैं वो पशुओं के जो खाने का सामान है उस पर भी मिलावट करते हैं, उस पर कैसे आप प्रतिबंधित कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से उन पर नकेल कसते हैं? ये जो हमारी जो लैब हैं उसमें हम डिसीज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फीकल सैंपल या ब्लड सैंपल। और यदि इनकी बात करें हम दूध के जांच वाली या ये दूसरी जांचों वाली, तो वो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम रहती है, उनके जो अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। हमारी लैब में तो हम जो है उनका गोबर का सैंपल या ब्लड स्मीयर का सैंपल, बीमारियों के संबंध में, या जो आप जब थनैला रोग हो जाता है, दूध थन जो है उसका सूज जाता है, उससे दूध निकलता है, ब्रूसेल्ला है, मतलब इस टाइप की जांचें करते हैं। तो ये इनके आहार से भी तो ये दिक्कतें होती होंगी? आहार से भी होती हैं और दूसरे भी बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से भी होती हैं। तो इस प्रकार से हमारी भारत के मुकाबले क्या मध्य प्रदेश की लैब जो हैं आपके विभाग की वो अपग्रेड हैं? नेशनल लेवल के हिसाब से हम लोग हमारे लैब को अपग्रेड कर रहे हैं अभी, है ना। अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे इंडिया लेवल की कोई मतलब लैब है, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने प्रयास किए हैं 4-5 साल से। हमारी लैब की अलग बिल्डिंग भी बनी है यहाँ पर आरए के कैंपस पे, भोपाल में ही, जहांगीराबाद में। और उसको हम मतलब सने सने उसका अपग्रेडेशन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि हम करीब 1-8 साल के अंदर नेशनल लेवल की जो लैब होती है उस स्तर पर हम आ जाएंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं महाकौशल क्षेत्र के नरसिंहपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। और नरसिंहपुर ज़िले में करेली के बाजू में एक आमगांव बड़ा गांव है, उस गांव का मैं निवासी हूँ। जीवन कैसा रहा सर? परिवार में क्या संघर्ष रहा और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे? कभी सोचा था पढ़ाई के टाइम पे भी कि यहाँ तक पहुँचेंगे? निश्चित रूप से इतनी ऊंचाई तक पहुंचकर और संचालक के पद पर बैठने की हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है, लेकिन ऐसा इतना सोचा नहीं था कि मतलब यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ईश्वर की कृपा है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद मेरे साथ पे हमेशा रहा है। और जीवन के प्रारंभिक दिनों में एक ऐसे ग्राम में करैया है, नर्मदा के किनारे, नरसिंहपुर ज़िले में। वहाँ से मेरी पढ़ाई चालू हुई। और मेरा जन्म तो आमगांव बड़ा में हुआ, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो करैया में मेरा जो है प्राथमिक शिक्षा वहाँ पे चालू हुई। 1 से 5वीं तक ग्राम करैया नर्मदा में मैं पढ़ा। उसके बाद फिर पढ़ाई का साधन नहीं था उस गांव में। 5वीं तक ही स्कूल था। काफ़ी इंटीरियर गांव था, नरसिंहपुर से करीब 16-17 किलोमीटर गांव था। और उस समय आवागमन के साधन भी नहीं थे, पैदल जाना पड़ता था नरसिंहपुर से वहाँ। तो 5वीं के बाद में करैया नर्मदा में पढ़ने के बाद में बाजू में एक गांव था तिंदनी बपोरी, तो 5 किलोमीटर था। तो कच्चा रास्ता था। तो 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई मैंने वहाँ की। सुबह 5 किलोमीटर जाना, शाम को 5 किलोमीटर आना। और रास्ते में नदी नाले भी पड़ते थे, बरसात में बगैर जूते चप्पल के जाना पड़ता था, कांटे भी लगते थे। और तो 8वीं तक वहाँ पढ़ा। 8वीं के बाद फिर वहाँ पर भी नहीं था पढ़ने का साधन, तो नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पर एडमिशन लिया मल्टीपर्पज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में। और वहाँ मैंने वहाँ से 11वीं तक की पढ़ाई की। 11वीं के बाद 2 साल कॉलेज में पढ़ा नरसिंहपुर में ही। और वहाँ से ही फिर ईश्वर के मंजूर था कि मैं पशुओं की सेवा करूं, गौवंश की सेवा करूं। तो वेटनरी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ जबलपुर में। 5 साल वहाँ पर पढ़ाई की। और 5 साल के बाद में पढ़ाई करने के बाद 1988 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ राजनांदगांव जिला, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर
सीताकोटा एक प्लेस है, वहाँ पर हुआ। और उसके बाद की बात तो मैंने आपको बताई कि कहाँ कहाँ रहा। जिंदगी में टर्निंग पॉइंट किसको मानते हैं कि आपकी जिंदगी में ये टर्निंग पॉइंट रहा? ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट की बात करें तो आपने क्या है कि काफ़ी पुरानी बात निकाल दी। और निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में ये रहा यहाँ वेटनरी में आने का कि हम 3-4 मित्र थे नरसिंहपुर में। तो वो एक मित्र उसमें से स्टेशन के पास में रहता था हमारा। तो एक दिन हम उससे मिलने जा रहे थे। हमारे 2 मित्र और थे, रमेश सिंह और हमारे दूसरे श्रीवास्तव जी। तो हम दोनों उनसे एक हमारे जो स्टेशन के उस तरफ हमारे मित्र रहते थे, रमेश पाली, तो उनसे मिलने जा रहे थे। तो उस स्टेशन पे ही शाम का वक्त था, बीना ट्रेन जो चलती थी इटारसी से विंध्याचल एक्सप्रेस, वो जबलपुर जा रही थी। तो उसमें हमारा एक जूनियर राकेश नेमा उस स्टेशन पे हमको मिल गए और उनसे बात हुई। तो उनसे पूछे कि आप कहाँ पर हो? तो बोले मेरा 1 साल पहले वेटनरी कॉलेज जबलपुर में एडमिशन हो गया है, तो आप लोग भी भर दो, आप लोगों का भी हो जाएगा। नंबर तो थोड़े बहुत ठीक थे उस समय, पढ़ाई के जो मार्कशीट हायर सेकेंडरी की हुआ करती थी। तो हमने फिर उसमें जो है हमने उन्हीं से बोला कि भैया आप फार्म लेके आ जाना। तो वो फिर संडे को आते थे, छुट्टी रहती थी, तो दूसरे संडे को वो जब आए तो फार्म लेके आए। तो फार्म लेके आए तो हमारे पास हमने फार्म भर दिया और भर के उसी बीच छुट्टी हो गई। तो हम लोग ये छुट्टी का जो समय था, अवकाश का जो होता है अवकाश अपना, तो हम लोग चले गए अपने अपने घर। तो बीच में फिर क्या हुआ कि हमारे पिताजी ने बोला कि एक शादी है गाडवारा में, तो उसमें आपको जाना है ना। तो मैंने कहा कि वो हमारे रिश्तेदार थे। तो हमने कहा कि किसके यहाँ शादी है? उन्होंने बताया कि इनके यहाँ है, और वो जो डॉक्टर है वो वेटनरी में डॉक्टर है, जो जिस लड़के से शादी होना। तो हमको भी ध्यान आया कि नहीं, हमारा जो फार्म है जो वेटनरी डॉक्टर वाला वो रखा हुआ है। तो हम उसको वहाँ से ले गए और फिर गाडावारा से हमने जबलपुर पोस्ट किया। और फिर जबलपुर से करीब 15 दिन बाद हमारे पास कॉल लेटर आ गया कि आप आ जाएं, फीस जमा कर दें। तो ऐसे ही घटना, मतलब एक ट्रेन के सफर में आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट ये टर्निंग पॉइंट है निश्चित रूप से। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के लोगों को और आपके विभाग से संबंधित चीज़ों को कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या एक उद्देश्य रखना चाहिए? मेरा तो श्रीवास्तव साहब यही कहना है कि जिस काम में भी आप लगे हुए हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसको तहे दिल से करें। आज का युवा वर्ग निश्चित रूप से पशुपालन के प्रति आकर्षित नहीं है, लेकिन यदि हम उस पशुपालन के प्रति आकर्षित होंगे तो हमको निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होगा। अच्छे हम पशुधन को पालें, क्योंकि क्या है कि कृषि है, कृषि मौसम पे आधारित है आज भी है, और कई बीमारियां लगती हैं। और यदि कृषि खराब यदि हो गई किसी भी कारण पर, ईश्वर ना करे, तो एक पशुपालन ही एक ऐसा व्यवसाय है जो कि हमारे पशुपालक भाइयों को, हमारे कृषकों को एक संबल दे सकता है। और उससे जो है आपके जो कार्य हैं, दैनिक कार्य हैं, या आपके जो जीवन दिनचर्या में जो है आप जिनका राशि का उपयोग होता है, उसकी आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। आप लोग पशुपालन को अच्छी तरह से करें, और उनको पशुपालन को आगे बढ़ाने के लिए, पशु चिकित्सा देने के लिए हमारा विभाग सदैव आप लोगों के साथ है, तत्पर है। कहीं किसी को भी कोई, हमारे पशुपालक हैं, कहीं भी कोई इनको यदि किसी ऐसी समस्या आती है तो हमारे ज़िलों में उप संचालक हैं, संयुक्त संचालक हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, डॉक्टरों से कर सकते हैं, और इवन मेरे से भी कभी जब भी चाहें उनकी मदद की आवश्यकता हो तो मैं भी हर समय उपलब्ध हूँ। मैं सभी का सम्मान करता हूँ और हर समय ये प्रयत्नशील रहता हूँ कि हमारा विभाग आगे बढ़े और उनकी समस्याओं को दूर करके हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो मेरे से समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाएंगी, जिनका निराकरण नहीं हो पाएगा, मैं हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय, माननीय मंत्री जी, और जो भी हमारे उच्च वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे उनसे संपर्क करके समस्याओं को सुलझाऊंगा और पशुपालन को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये एक अच्छी सोच है आपकी कि जो भी समस्या होगी उसको आप सुलझाएंगे, वो किसी भी स्तर पर जाकर वो समस्या हो। तो ये थे मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के संचालक डॉक्टर R.K. मैया जी, जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि मध्य प्रदेश में पशुपालन करना बहुत आसान है,
बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और जागरूक रहने की ज़रूरत है। सरकार आपका साथ दे रही है, विभाग आपका साथ दे रहा है और सबसे बड़ी बात संचालक जो है पशुपालन विभाग के, वो आपके कदम से कदम मिलाकर साथ चलने को तैयार है। बस आप एक कोशिश कीजिए और हिम्मत मत हारिए। सर, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी, तय बात है कि उससे कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हम एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।